नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की, कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन। हिंदी में इसको चरित्र और चरित्र चित्रण या अंकन कहेंगे। मैं इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूँगा क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं होता है ट्रांसलेट करना और वो बीच में अटक से जाते हैं। और आप भी इंग्लिश टर्म्स को इंग्लिश में ही अच्छे से समझ पाते हैं, तो मैं बस एक्सप्लेन करने में हिंदी में जाऊँगा। बाकी टर्म्स को मैं डायरेक्टली इंग्लिश में ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो या कोई आप इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख कर के दे दें, तो उस पे अमल किया जाएगा। अभी तो मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ। तो भाई कैरेक्टर या चरित्र होता क्या है? पहला प्रश्न तो यही आता है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द खैरेक्टर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है एनग्रेविंग करके या खुदाई करके जो निशान बना दिया जाए किसी मेटल पर या पत्थर वगैरह पर। तो इससे मेटाफोरिकली अब ये हो गया कि जिस तरह से पत्थर पे निशान पड़ता है और पहचान होती है उसकी, उसी तरह से कैरेक्टर जो है वो एक ऐसा निशान है आदमी के आत्मा पर, जो दुनिया को फिर उसका असर दिखाई पड़ता है और जिससे दुनिया उस आदमी को पहचाना करती है। मॉडर्न टर्म्स में किसी नॉवेल में, किसी कहानी में, किसी ड्रामा में, किसी इवन पोएम में, फिल्म में, टीवी सीरीज में जो लोग आते हैं वो सब कैरेक्टर्स हैं। जब इसको डिफाइन करना हो आपको, तो प्लेन एंड सिंपल डिफाइन करिए कि अ कैरेक्टर इज अ सम ऑफ क्वालिटीज दैट आर मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल दैट डिफाइन अ पर्सन और अ थिंग। फिर बताता हूँ। Character is a sum of moral, intellectual, emotional qualities that define a person or thing. Plain and simple. ये डिफाइनिंग क्वालिटीज हैं जो किसी को परिभाषित करें, किसी के बारे में बताएं। और किस प्रकार की क्वालिटीज हैं? तो मॉरल मतलब नैतिक क्वालिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्वालिटीज हैं, और इमोशनल मतलब कि फीलिंग्स वगैरह दिखाने वाली क्वालिटीज हैं। इससे आप किसी व्यक्ति को पहचाना करते हैं, पहचान होती है। तो भाई कैरेक्टर पता कैसे चलता है, कैसे पहचाना जाता है? दो मोटे तरीके हैं, एक अंदर से और दूसरा बाहर से। मतलब कि एक कैरेक्टर जो करता है काम और जो बोलता है मुंह से, करता और बोलता है, उससे उसकी पहचान होती है। दूसरी चीज, जो दूसरे कैरेक्टर्स उसके बारे में बोलते हैं, उससे भी उसकी पहचान होती है। ड्रामा में एक स्पेशल टेक्निक है सोलिलोकी की, जब कैरेक्टर अपने ही विचारों के, अपने ही बारे में, अपने ही मोटिव्स को खुद ही रिवील करता हो। इनफैक्ट विलेंस भी अपने आप को टोटली रिवील करते हैं ऑडियंस के सामने सोलिलोकी में। ये एक अच्छा तरीका है कैरेक्टर को रिवील करने का। और कन्वेंशनली एलिजाबेथन प्लेस में तो कम से कम अगर इयागो भी सोलिलोकी में बोल रहा है ना, तो जो हर किसी के सामने पूरी दुनिया में एकदम झूठ बोलता है, उसकी भी बात सही मानी जाएगी क्योंकि सोलिलोकी कन्वेंशनली रिवील करता है कैरेक्टर को। वैसे ही पोएट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कन्वेंशनली रिवील करता है कैरेक्टर को। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में, इंटीरियर मोनोलॉग टेक्निक में, फिक्शन में यूज करते हैं, जो कि रिवील करता है कैरेक्टर को। और कैरेक्टर जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक मोटिव होता है और उसका एक मोटिवेशन होता है। जो भी एक्शन कैरेक्टर का है, उसका एक मोटिवेशन, उद्देश्य आप मान सकते हैं होता है, जिसके कारण वो उस एक्शन को करता है। और एक्शन जब करता है तो कैरेक्टर रिवील होता है, हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे जो दूसरा हमारा की टर्म है, कैरेक्टराइजेशन या चरित्र चित्रण, उसके विषय में। तो भाई कैरेक्टराइजेशन, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि वो कैरेक्टर जो वर्ड है तो ग्रीक वर्ड है, उसी तरह से कैरेक्टराइजेशन भी ग्रीक वर्ड है। कैरेक्टराइजेन, टू डेजिग्नेट बाय ए कैरेक्टरिस्टिक मार्क, एक निशान बना करके किसी की पहचान करा देना। मार्किंग आउट ऑफ प्रिसाइज फॉर्म, किसी का क्या रूप है उसको गढ़ करके दिखा देना। कौन ये काम करता है कैरेक्टराइजेशन का? तो भाई जो लेखक है, जो ड्रामेटिस्ट है, जो पोएट है, वो ऐसा गढ़ता है अपनी कला से एक चरित्र को। और इसी गढ़ने की प्रक्रिया को कैरेक्टराइजेशन कहा जाएगा। तो कैरेक्टराइज में नाउन एंडिंग एशन लगा दिया गया है। इसकी मीनिंग है या डेफिनेशन है कि कैरेक्टराइजेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेंशियल फीचर्स, पोर्ट्रेयल इन वर्ड्स। तो ये दो तरह से होते हैं, कैरेक्टराइजेशन के दो मेथड्स होते हैं, मिमेटिक
और डायजेटिक। मिमेटिक का मतलब होता है कि एक्शन स्टेज पर हो रहा है, एक्शन आपके सामने हो रहा है और एक्शन के थ्रू ही कैरेक्टर खुद को रिवील कर रहा है। तो मिमेटिक मतलब शोइंग, दिखाया जाए, और डायजेटिक मतलब टेलिंग। तो रियलिस्टिक जो फिक्शन या रियलिस्टिक ड्रामा होगा उसमें आपको दिखा दिया जाएगा और आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि वो क्या हो रहा है और उससे वो कैरेक्टर रिवील हो जाएगा। ये कैरेक्टराइजेशन का तरीका है। लेकिन जो मॉडर्न फिक्शन है या मॉडर्न ड्रामा है उसमें कई बार ऑथोरियल इंटरवेंशन हो जाता है या प्ले राइट का इंटरवेंशन हो जाता है, जिसमें डायरेक्टली प्ले राइट जो है वो कैरेक्टर को रिवील करने के लिए उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। इनफैक्ट वो ये भी रिवील करना शुरू कर देता है कि आप फिक्शन के वर्क को देख रहे हैं, फिक्शन के अंदर हैं। अब हम थोड़ा टाइप्स ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर की जब भी बात करते हैं तो इसमें मोटा सबसे पहला बड़ा नाम जो 20th सेंचुरी का आता है वो है E.M. फॉस्टर का और उनकी किताब एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल का। तो एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल में उन्होंने स्टैटिक या फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर, जिसको डायनामिक कैरेक्टर के रूप में पहचाना गया है, उसके बारे में, तो फ्लैट राउंड के बारे में उन्होंने बात की है। फ्लैट राउंड मेटाफोरिकल है। फ्लैट मतलब जो कि दो डायमेंशन में दिखाई पड़े और राउंड मतलब जो कि वेल राउंडेड तीनों डायमेंशन में दिखाई पड़ने वाला कैरेक्टर। तो ये जो फ्लैट और राउंड कैरेक्टर है, फ्लैट इसलिए फ्लैट है क्योंकि उसमें बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा करके उसका कैरेक्टराइजेशन में डेप्थ नहीं दी गई है। तो क्योंकि गहराई नहीं दी गई है, वो दो डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई में मान लीजिए दिख रहा है, इसलिए उसको फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिए जाते हैं। वो कोई काम कोई फंक्शन कर रहा होता है उस नैरेटिव में और वो फंक्शन के लिए वो वहाँ होता है, वो उसको रखा जाता है। राउंड कैरेक्टर को ऑल राउंड डेवलपमेंट दिया जाता है, उससे ग्रोथ दी जाती है, उसकी एक ट्रेजेक्टरी होती है, वो इंटरेस्टिंग होता है, लोग उसके बारे में सोचते हैं। अब अच्छा और बुरा दोनों सोच सकते हैं, पर राउंड कैरेक्टर मतलब कि उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसकी डेप्थ है। स्टैटिक मतलब कि जो कभी चेंज ना हो, वैसे का वैसा रहे। और डायनामिक या चेंजिंग कैरेक्टर मतलब जो शुरू में जैसा शुरू हुआ था वैसा अंत में जाते जाते ना रहे, बदल जाए, ग्रोथ हो या डिटीरियोरेशन हो, कुछ हो। स्टेबल कैरेक्टर मतलब जो टिका रहे, जैसा था शुरुआत में अंत तक वैसा ही चला है। जैसे कि आप टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो को देखते हैं, या हैमलेट में क्लॉडियस को देखते हैं। ये सब स्टेबल कैरेक्टर हैं, जैसे शुरू हुए वैसे ही खत्म हुए। लेकिन जो डायनामिक या चेंजिंग कैरेक्टर होगा ये बदलता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैमलेट में हैमलेट के खुद के कैरेक्टर को देखते हैं, मकबेथ में आप मकबेथ के कैरेक्टर को देखते हैं। तो ये चेंजिंग कैरेक्टर्स हैं। सिंपल कैरेक्टर मतलब उसमें जैसे कि हमने 2D या स्टेट या फ्लैट में बात की थी, सिंपल कैरेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं दिखाए जाएंगे, उसको सिंपल वे में कैरेक्टराइज कर दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है वो जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाएं, कॉन्ट्रास्टिंग इंटरेस्ट दिखाए जाएं, मोटिव्स दिखाए जाएं और फिर उसको डिवेलप किया जाए। अब जॉनर की नीड के हिसाब से टाइप्स होते हैं जो उस जॉनर में पॉपुलर होते हैं और ये हेल्प करते हैं, एक तरह का ये शॉर्टकट, एक तरह का कोड होता है जो कि शेयर करता है प्ले राइट या राइटर या ऑथर अपने ऑडियंस के साथ में। तो टाइप कैरेक्टर को ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी टाइप कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारे परिप्रेक्ष्य में रामू काका हो गया। कौन है भाई रामू काका? पुराने बूढ़े नौकर हैं जो परिवार में शुरुआत से हैं, परिवार का एक हिस्सा ही हैं और बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं और लॉयल्टी, हाँ, बहुत ही लॉयल है रामू काका। ये टाइप है। रामू काका कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी रामू काका का रोल कर रहा है उसके बारे में ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि ये कभी धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा, जान भी दे देगा अपने मालिक के लिए, रामू काका। अब 2D कैरेक्टर्स में जो टाइप कैरेक्टर्स है उसके स्पेशल टाइप है जिसको स्टॉक कैरेक्टर कहते हैं। तो अब स्टॉक कैरेक्टर जो कि थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टॉक कैरेक्टर की बात हम थोड़ा अलग से करते हैं। तो वही स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है, तो इसकी कहानी बहुत पुरानी है। प्राचीन समय में एरिस्टोफेनेस की जो ओल्ड ग्रीक कॉमेडी होती थी उसमें तीन तरह के मुख्य स्टॉक कैरेक्टर होते थे। एलजॉन जो कि बड़बड़ करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, डींगे मारने वाला कैरेक्टर हो। आयरॉन जो कि दिखाता हो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आप ही बताइए तो समझ में आएगा, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही समझदार कैरेक्टर होता है। और बोमोलोकॉस मतलब कि मूर्ख, बफून।
नॉर्थर फ्राई एक बहुत महान क्रिटिक थे, तो उन्होंने चौथा इसमें ऐड किया था एगोरिकॉस, मतलब गाँव वाला, या जिसे बेवकूफ़ बनाया जा सके। ओल्ड कॉमेडी से आगे की तरफ आइए, रोमन मतलब लैटिन कॉमेडी में, या रेनेसांस कॉमेडी तक की तरफ आइए, तो आपको माइल्स ग्लोरियोसस, जो कि एलाजोन से लिंक किया जा सकता है, वो कैरेक्टर मिलेगा। वाइस कैरेक्टर जो मेडिवल कॉमेडी में आपको मिलता है, वो कैरेक्टर बाद में डेवलप हो करके फॉर एग्जांपल आपको फॉलस्टाफ जैसा रिच कैरेक्टर देता है शेक्सपियर की प्लेस में। तो स्टॉक कैरेक्टर्स जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। इनफैक्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वगैरह आप देखिए, तो उसमें स्टॉक कैरेक्टर ही तो हैं चारों तरफ भरे पड़े, और वो सारे के सारे प्ले को डेवलप कर देते हैं। तो इटली में एक बहुत फेमस मोड ऑफ आर्ट हुआ कॉमेडिया डेल आर्टे। उसके अंदर के जो स्टॉक कैरेक्टर, उनका इम्पैक्ट एलिजाबेथन पीरियड ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसमें कैरेक्टर्स के नाम, जैसे यहाँ जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इटालियन नाम नहीं है। ये जो नाम के साथ इमेज मुझे मिल नहीं रहा था, तो जो मुझे मिला है इमेज, उसके अंदर ये इटालियन नाम नहीं है। तो इटालियन में इसको आर्लेकिनो, कोलम्बीना, इल डॉक्टोरे, इस तरह के नाम से बुलाया जाएगा। आप चिंता ना करें, नाम में उतनी बड़ी बात नहीं। बस ये देखिए कि ये सारे के सारे जो दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक का पहले जो पांतालोन खड़ा है, उसकी ड्रेस अलग टाइप की है, उसकी भाव भंगिमा अलग टाइप की है। और इनामोराती को छोड़ करके, मतलब प्यार करने वाले जो जोड़े होते थे, उनको छोड़ करके बाकी ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना, स्टॉक कैरेक्टर्स, ये मास्क पहना करते थे। तो इनके अलग तरह के कपड़े होते थे, हर किसी के पास मास्क होता था, मुखौटा। साथ ही साथ इनकी अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं होती थी, जिससे ऑडियंस इनको तुरंत पहचान जाती थी। एक तरह का शॉर्टकट, एक तरह का कोड है, जिससे बहुत सारी चीजें बिना कहे कह दी जाती थी। एक्सपेक्टेशन होती थी जिसको ये पूरा करते थे, बहुत सारा इम्प्रोवाइज करते थे स्टेज पर। तो कॉमेडिया डेल आर्टे का फिर मॉडर्न ड्रामा तक में काफी योगदान रहा। ये सारे स्टॉक कैरेक्टर्स। स्टॉक कैरेक्टर से हम आ गए मैं मजाक में कहता हूँ स्टॉक वर्ड्स की तरफ। ये टेक्निकल टर्म्स या जार्गन्स हैं, जो अब बहुत कॉमन भी हो चुके हैं, जैसे प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ड्यूटेरागनिस्ट, फॉइल वगैरह वगैरह। दो तीन मैं ऐसे ही आपके लिए देख लेता हूँ। बाकी अगर आप इनिशियल फेज में हैं डेवलपमेंट के अपने करियर के, तो एम एच एब्रम्स को रेफर जरूर कर लीजिएगा, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। हम सबके गुरु हैं एम एच एब्रम्स। हर किसी की पहली किताब ग्लोसरी जो है वो, क्योंकि आसान है, सरल भाषा में भी है और पतली भी है, तो ग्लोसरी ही हम लोग सब यूज़ किए हैं बचपन से। तो एम एच एब्राहम्स बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, तो आप उसको प्लीज़ खरीद ज़रूर लीजिए। नहीं, मुझे उसका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं है आपके खरीदने से। पब्लिशर मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके खरीदने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ एम एच एब्राहम ज़रूर खरीद के अपने पास रखिए, और उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एक बार पढ़ लीजिए तो रिवाइज करते रहिए, दो बार पढ़ लीजिए तो बहुत काम आती है, हर लेवल पे काम आएगी। मतलब बीए लेवल से लेकर के और पीएचडी लेवल तक और नेट लेवल तक, और यूपीएचएससी जीडीसी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सब में काम आता है, नौकरी तक दिलवाएगा। ठीक है, अच्छे से तैयार करना है। तो बस ऐसे मैं सैंपल के रूप में दो तीन वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इटिमोलॉजिकल मेथड अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपको समझने में बड़ा आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटोस का मतलब होता है पहला, फर्स्ट, प्रथम। और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, किसके? जो प्रोटोस, जो पहला है, मुख्य है, उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट जो खड़ा रहे। एगोनिस्ट जो एगोन से आया है, उसका मतलब होता है रेस्टलर, स्ट्रगलर, कॉन्टेस्टेंट। तो जो कुश्ती लड़ा करते थे, वो कुश्ती लड़ने वालों को जो है एगोन कहा करते थे। और एगोन जो है वो स्ट्रगल या कॉन्टेस्ट में होते थे। तो अ, जो वर्ब है वो एगोनिज स्थाई है, तो कंटेंट फॉर अ प्राइज। और उससे जो है मिला दिया प्रोटोस को, तो प्रोटैगोनिस्ट मिल गया, जो प्रथम या मुख्य भिड़ने वाला है। और एंटी को मिला दिया तो एंटागोनिस्ट मिल गया, जो मुख्य भिड़ने वाले के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। उस तरह से फॉयल जो है वो एक प्रैक्टिस थी, जिसमें एक जेम के नीचे एक मेटल की फॉयल रख देते थे, पतली सी शीट रख देते थे, जिससे कि वो उसकी चमक ज्यादा हो जाती थी, बढ़ जाती थी उस जेम की। तो ड्रामा में जैसे हैमलेट के सामने होरेशियो या लेआर्टीज को खड़ा किया जाता है, ताकि हैमलेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इनडिसाइसिवनेस, जैसे कि उसका बहुत ज़्यादा सोचना, तो इसके विरुद्ध में होरेशियो या लेआर्टीज को खड़ा करके उसके उस कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट को कॉन्ट्रास्ट के साथ ज़्यादा क्लियर करके दिखा दिया जाता है।
और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, हम सबको आज कवर नहीं करेंगे, धीरे-धीरे आने वाले समय में देखते हैं। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। अगर कोई प्रश्न है आपका, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं और वो पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है, आपका सुझाव है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा, अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो और बाकी वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे काफ़ी उत्साह बढ़ता है हम लोगों का। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँगे और मैं लगातार इसी तरह के आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ अपलोड करता ही रहता हूँ, रहूँगा। तो आपको वो सारे भी ऑटोमेटिकली मिल जाया करेंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे एक संवाद बनाइए कमेंट बॉक्स के थ्रू और हमें बताइए कि आपको और क्या-क्या चाहिए, तो वो आपको मिलता रहेगा। अच्छा, मैंने ब्लॉग भी बनाया है आप लोगों के लिए, उसमें काफ़ी सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा सुविधा के साथ में। तो जो यूपीएचएससी व इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग हैं, वो ब्लॉग नंबर 1 पे जाएँगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश बीए, एमए टाइप के लोग हैं, वो लोग ब्लॉग नंबर 2 पे जाएँगे। ये यहाँ पे वर्डप्रेस का ब्लॉग है, इसका लिंक दिया है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, उसको मोर पे क्लिक करिएगा, तो वो खुल जाएगा, उसमें ब्लॉग का लिंक है, आप क्लिक करिएगा, ब्लॉग पे चले जाएँगे। टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको जॉइन कर सकते हो, उसमें मैं लगातार मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ और आपका ये फ़ेवरेट यूट्यूब चैनल तो है ही। तो भाई, अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में आपको और मटेरियल मिलता रहेगा। गुड नाइट।